हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेदा एकेडमी। वेदा एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है और मैं भूपेश राज वैद लेके आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्वांटम नंबर्स सीखे बिना हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके जो नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो इन दोनों चैप्टर के लिए ये क्वांटम नंबर समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, क्योंकि क्वांटम नंबर्स के बिहाव पर ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना पाते हैं। और जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना पा रहा हूँगा, तभी मैं ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स कैसे क्लासिफाई करे गए थे, ये मैं समझ पाऊंगा। मैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको समझने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी ही चाहिए। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए मुझे क्वांटम नंबर्स आने चाहिए। तो बेसिक सी फाउंडेशन है ये क्वांटम नंबर्स आपको आने वाले चैप्टर्स के लिए, आने वाले चैप्टर को समझने के लिए। ठीक बेटा? तो जितने भी चैप्टर्स हमारे इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत ही ज्यादा काम है, बिना हाइब्रिडाइजेशन का वहां काम है ही नहीं। और हाइब्रिडाइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉन्फ़िगरेशन पे। और कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड कर रही है? इन क्वांटम नंबर्स पे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्वांटम नंबर्स बेसिकली होते क्या है। बेटा जी ये, तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं? दे आर सेट ऑफ फोर नंबर्स विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो होते क्या है? दे आर सेट ऑफ फोर नंबर्स, दे आर set of four numbers which gives complete information about electron. Complete information about electrons. ठीक है, जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरे से पूछे सर आप कहाँ रहते हैं? ठीक है, तो मैं कहूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हैं? मैं बरेली में रहता हूँ। बरेली में कहाँ रहते हैं? मैं शांति नगर में रहता हूँ, बरेली में। अच्छा, शांति नगर में भी कुछ पर्टिकुलर होम एड्रेस होगा। ठीक है, तो XYZ ये मेरा होम एड्रेस हो गया। क्लियर? ये हाउस नंबर हो गया, बेसिकली होम एड्रेस कह रहा हूँ, हाउस नंबर हो गया। ठीक है बेटा, तो कोई भी अगर मेरे से पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहाँ है, तो सब कहेंगे एटम के अंदर है। अच्छा, एटम के अंदर कहाँ है? शेल में। अच्छा, शेल में कहाँ है? सब शेल में। और सब शेल में कहाँ है? ऑर्बिटल में। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो हमारे ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल को हम कहते क्या है? इट इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खोजने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। आई बात समझ या नहीं? ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा जी? शेल। इलेक्ट्रॉन को जब मैं सबसे पहले ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ शेल में, जैसे मैंने बोला मैं कहाँ रहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। अच्छा, उस शेल के कौन से सब शेल में रहते हैं? ठीक है, जैसे बरेली हो गया सब शेल। ठीक है, अच्छा, उस सब शेल में भी कोई और एनर्जी लेवल होगा, तो हम लोग उसे क्या कह रहे हैं बेटा जी? ऑर्बिटल। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा रहता है। तो शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल। तो इसके बारे में मुझे पता कैसे चलेगा मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में होगा, कौन से ऑर्बिटल में होगा और कौन से शेल में होगा? ये मुझे चलता है पता सिर्फ क्वांटम नंबर समझ के बेटा। ठीक है, तो बेटा जी ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये चार नंबर पूरे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि उसकी स्पिन कैसी है। ठीक है, उसकी मैग्नेटिक स्पिन कैसी है। ठीक है, आई बात समझ या नहीं? सेकेंड थिंग, वो कौन से सब शेल या ऑर्बिटल में या कौन से शेल में है। ये सारी बातें हमें इन क्वांटम नंबर्स को सीखकर ही पता चलती है। जैसे सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है बेटा जी हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद होता है एजीमुथाल क्वांटम नंबर। और फिर होता है हमारा थर्ड क्वांटम नंबर जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर। ये चार क्वांटम नंबर हो गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथाल क्वांटम नंबर एंड योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर? बारी बारी से सबको डिस्कस करते हैं, सीखते हैं, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक, तो चलिए देखिए, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूं। और ये दिया किसने था, डेवलप किया था बेटा जी? बोहर ने। ठीक है, ये बोहर ने डेवलप किया था और ये हमें किसके बारे में बताता है बेटा जी? शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर है। ठीक है,
क्लियर? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि कौन से शेल के अंदर है। हाँ या ना? ठीक? तो कौन से शेल के, पहले शेल के अंदर, दूसरे शेल के अंदर, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवंथ, ठीक है? जिस भी शेल के अंदर होगा, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलेगा। आई बात समझ? इसीलिए बेटा जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ता हूं तो उसमें 7 पीरियड्स हैं, क्योंकि अभी तक जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो 7 पीरियड यानी उनके अंदर 7 ही शेल्स देखे गए हैं। इन फ्यूचर ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होते हैं जिनके अंदर और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो मे बी 8 शेल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो अभी तक जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 7 शेल वाले एलिमेंट जो एटम्स हैं वो ऑब्जर्व करे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए 7 ही पीरियड्स हैं हमारे पास, और अभी कुछ जगह खाली पड़ी है कि और एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो वहां आ जाएंगे वो। क्लियर? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, एन से, ये बात आपको समझ में आ जाए। पहली चीज जो मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है वो बताता है कि एक पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हम 9वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या पता चलता है मुझे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक पर्टिकुलर शेल में, डेट इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। हम लोगों ने पढ़ा है नहीं, 2n स्क्वायर फॉर्मूला होता है जिसमें n की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूंगा, अच्छा, शेल और ऑर्बिट एक ही चीज होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं, आप कंफ्यूज ना होना। शेल और ऑर्बिट का मतलब एक ही चीज होती है, इन दोनों बातों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, बेसिकली ऑर्बिट और ऑर्बिटल ये दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। ऑर्बिट क्या होता है, एक फिक्स पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। एंड ऑर्बिटल इज व्हाट, ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। आई बात समझ, यानी ऑर्बिट क्या है, एक फिक्स पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। और वही ऑर्बिटल क्या चीज है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस एक्स वाई एंड जेड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो इसी वजह से मैं शेल कहूं या ऑर्बिट कहूं एक ही बात है। ठीक, तो पहला शेल के अंदर यानी शेल 1 के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, डेट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ऐसी शेल 2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, शेल 2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा जी, 8। ठीक है, शेल 3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मेरे बेटा जी, 18। और शेल 4 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा मेरे, 32। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेरी बताइए तो जरा। ठीक है, अरे कोई डाउट है इसमें? अच्छा, अगर 5 हो जाता है, फिफ्थ शेल के अंदर कितने हो जाएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिफ्थ शेल के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 एंड 25 टू सा कितना हो जाएगा बेटा जी, 50। क्लियर? तो जब वो एलिमेंट डिस्कवर होंगे तब हम लोग उनके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? जो हमारे एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं उनके बारे में तब बात की जाएगी। ठीक, अच्छा, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मुझे एक और बात पता चली। ठीक है, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मुझे एक और बात पता चली जो कि बोहर ने पहले ही डिफाइन कर दी थी। दैट इज व्हाट, बोहर रेडियस। बताइए तो, बोहर रेडियस के बारे में उन्होंने बता दिया था ना, किसी एटम का रेडियस कितना होगा। तो अगर मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो मुझे एटॉमिक रेडियस भी निकल आएगा मेरा। ठीक है, क्या था एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला, आर एन इज इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अगर मेरे, ये जेड क्या है जिसमें एटॉमिक नंबर, जेड क्या है जिसमें एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं तो अलग केस होगा, लिथियम के लिए अलग होगा, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? वहीं हीलियम के लिए 2 हो जाएगी, बेरिलियम के लिए 4 हो जाएगी। एन क्या होगा, जो जितने उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स होंगे, अगर उसके अंदर मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम एक शेल है तो इनकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का अगर मैं केस करूं, हाइड्रोजन के केस के लिए हाइड्रोजन के एटम का जो रेडियस हो कितना होगा, 1 स्क्वायर अपॉन जेड। 1 स्क्वायर इज 1 एंड जेड डिवाइड बाय 1 इज 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज व्हाट, 10⁻⁻10। क्लियर? तो मैं बोहर रेडियस निकाल ले रहा हूँ यहाँ से। और क्या निकाल सकता हूँ मैं, एनर्जी निकाल सकता हूँ, कितनी एनर्जी पजेस कर रहा है इलेक्ट्रॉन जब एक स्टेशनरी पाथ के अंदर वो घूम रहा है, मतलब एक फिक्स पाथ के अंदर वो लगातार घूम रहा है। ठीक है या नहीं? तो कितनी थी वो एनर्जी, ई एन इज इक्वल्स टू -13.6 एन अपॉन जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर? ये हो जाएगी मेरी बोहर एनर्जी। हाँ या ना? अच्छा,
उन्होंने कुछ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करी थी, दैट इज mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो यहां से मुझे रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी बातें मुझे इससे पता चल चुकी। ठीक है, अगर मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि बोहर ने डेवलप किया था, उससे मुझे क्या पता चल चुका है अभी तक? मुझे शेल के बारे में पता चल चुका है कि व्हाट इज शेल। ठीक है, व्हाट इज शेल? शेल एक फिक्स पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, और उसको मैं डिफाइन किससे करता हूं? एन से। ठीक है, उसको डिफाइन करता हूं मैं एन से। क्लियर? तो अगर किसी के एन की वैल्यू 4 है, तो इट मींस उसके अंदर 4 शेल्स हैं, उस एटम के अंदर 4 शेल है। किसी एटम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, तो उसके अंदर 2 शेल्स हैं। आई बात समझ? क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेरी इसके अंदर आपको? बताइए तो। चलिए आगे बढ़े इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा एजीमुथाल क्वांटम नंबर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेवलप किया था सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड ने एक थियरी दी थी जिसे हम लोग सोमरफील्ड इलिप्टिकल थियरी भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, कैसे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप जो है वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अगर हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है, शील्डिंग बढ़ जा रही है घट जा रही है, ठीक है, तो हमारा जो शेप ऑफ ऑर्बिटल है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है? ये एनर्जी लेवल्स ही होते हैं। शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं। जो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम था, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर एनर्जी लेवल के अंदर बिल्कुल फाइन लाइंस आ रही थी, नहीं आ रही थी? ऐसे ऐसे पतली पतली लाइंस आ रही थी, याद है आपको? वो लाइंस बेसिकली क्या थी? वो सब शेल के बारे में ही इन्फॉर्म कर रही थी, जो कि बोहर नहीं समझ पाए थे। ठीक है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था उसके अंदर ऐसे तो एनर्जी लेवल्स थे ही, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कह रहे थे कि बहुत ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस जो ऑब्टेन हो रही थी, ठीक है, तो जिनके बीच में बहुत कम स्पेस है, तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस बेसिकली क्या थी? दे वर रिप्रेजेंटिंग दी सब शेल, यानी एनर्जी लेवल के अंदर भी एक और एनर्जी लेवल होता है जिसे हम लोग सब शेल के बारे में बात करते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर है, और इसको डेवलप किया था हमारा सोमरफील्ड ने। ठीक है, ठीक है, इसको डेवलप किया था बेटा सोमरफील्ड ने। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? मुझे नहीं लगता इसके अंदर आपको कोई डाउट या दिक्कत या परेशानी रही होगी। ठीक है, ये जानने में। अच्छा, जो एल की वैल्यू है बेटा जी, जो एल की वैल्यू है वो जाती है n-1। क्या? n-1। ठीक है, अगर मेरे n की वैल्यू 1 है बेटा जी, अगर मेरी n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। l क्या हो जाएगा बेटा जी मेरा? l इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। l इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, L इज इक्वल्स टू 0, और L इज इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा जी? S को। L इज इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा जी? S को। अगर मेरे n की वैल्यू 2 है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी मेरी? भाई 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, तो L की वैल्यू 1 किसे रिप्रेजेंट करेगी बेटा जी? P को। अगर n की वैल्यू 3 है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी? 2। और 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा जी? D को। ठीक है, वहीं अगर n की वैल्यू हो जाएगी 4, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी? 3, और ये हो जाएगा मेरा F। ठीक है, L की वैल्यू 3 किसे रिप्रेजेंट करेगी? F को। तो S P D F ये 4 तरह के सबशेल्स होते हैं। ठीक है, 4 तरह के सबशेल्स होते हैं। ये सेल के जो हमारा शेल होता है, उसके अंदर एक और एनर्जी लेवल होता है जिसे हम लोग सब शेल कहते हैं। ठीक है, ये 4 तरह के होते हैं, SPDF। ठीक है, S का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल या स्फेरिकल। P का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। ठीक है, D का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज। और F का मतलब क्या होता है बेटा जी? फंडामेंटल। ये 4 तरह के सबशेल्स होते हैं SPDF, जो जो हमारे यहाँ पर है। ठीक है बेटा, क्लियर? आई बात समझ? और कमाल की बात ये है, ठीक है, कमाल की बात ये है, ये जो हमारे SPDF होते हैं, ये जो हमारे सबशेल्स होते हैं, इनके अंदर भी एक और एनर्जी लेवल होते हैं जिन्हें हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, देखिए
जब L की वैल्यू 0 होगी, N की वैल्यू 1 है, तो L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू 0 है। L की वैल्यू 0 है। L0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? S को। तो ये कौन से शेल का S हो गया? ये फर्स्ट शेल का S हो गया, तो इसको मैं लिखूंगा 1s। तो पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? 1s। ठीक है। दूसरे शेल के बारे में बात करूंगा, तो उसके लिए L की वैल्यू क्या होती है? 1। अब मैं 0 से चलूंगा। N अगर मेरा 2 है तो L की वैल्यू क्या है? 1। लेकिन मैं कहां से चलूंगा? 0 से उठता हुआ चलूंगा। तो इसके लिए L की दो वैल्यू निकल के आएंगी, 0 और 1। अच्छा, 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? S को। और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा जी? P को, P सब शेल को। ये कौन से शेल के S और P हैं? ये सेकंड शेल के S और P हैं। ये सेकंड शेल के S और P है, तो यहाँ आ जाएगा 2s और यहाँ आ जाएगा बेटा जी 2p। अरे बताओ कुछ गलती इसके अंदर? ये 2s हो गया, ये 2p। ये सेकंड शेल के, यानी फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल, सेकंड शेल के अंदर दो सब शेल। अच्छा, अगर मैं n की वैल्यू 3 लिख दूं, अगर मैं n की वैल्यू 3 लिख दूं, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? L की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से मैं 0 से उठ के चलूंगा, 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0 1 और 2। तो ये क्या अच्छा, तीन हो गए, एस पी डी एफ, एस पी एफ नहीं है, सॉरी, एस पी डी। कौन से शेल के एस पी डी है? ये थर्ड शेल के एस पी डी है। इनकी वैल्यू 3 इज मतलब थर्ड शेल या थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3s, ये 3p और ये हो जाएगा बेटा जी 3d। ठीक है, ये 3s, ये 3p और ये क्या हो गया मेरा? 3d हो गया। ठीक, अगर मैं n की वैल्यू 4 रखता हूं, अगर बेटा जी मैं n की वैल्यू 4 रखता हूं, तो l की वैल्यू क्या आएगी? 3। ऊपर से उठ के चलेंगे, 0 1 2 3। ठीक है, तो 0 1 2 और 3। कितने सबशेल हो गए इसके अंदर? 4। कौन कौन से? S P D और F। ठीक है, S P D F। अच्छा, कौन से शेल के S P D F है? ये फोर्थ शेल के S P D F है, तो यहाँ आ जाएगा 4s 4p 4d और 4। ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिफ्थ शेल की बात आ जाएगी, तो 5s 5p 5df। ठीक है, ऐसे कर करके लगातार जो है मेरे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो शेल्स भी बढ़ते चले जाएंगे। तो फिलहाल मैंने क्या देखा? 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। तो पहले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, पहले शेल के अंदर जो है एक सब शेल, सेकंड शेल के अंदर दो सब शेल 2s और 2p, थर्ड शेल के अंदर तीन सब शेल 3s 3p 3d, और फोर्थ शेल के अंदर चार सब शेल जिसका नाम है 4s 4p 4d 4f। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे बता दो, बता दो, दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें कुछ? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कि एक पर्टिकुलर जो शेल है, हम सब शेल है, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, आई बात समझ आ रही? कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये हम लोग जान लेते हैं। क्लियर? पक्का? कोई डाउट, कोई क्वेरी इसके अंदर? मुझे नहीं लगता। ठीक, चलिए, जैसे एक फॉर्मूला होता है हमारा 2l+1। ठीक है, 2l+1 एक फॉर्मूला होगा हमें ऑर्बिटल्स को पता करने के लिए। तो अगर बेटा जी मेरी l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 क्या किसको रिप्रेजेंट करती है? s को। तो हम लोग देखेंगे कि s सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, s सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये हम लोग जान सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो l की वैल्यू क्या रखनी है मुझे? 2 इंटू 0 प्लस 1, तो कितना आ गया बेटा? 1। तो s के अंदर एक सबशेल होगा, एक ऑर्बिटल होगा। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर? एक ऑर्बिटल होगा। क्लियर? बता दो कोई दिक्कत परेशानी है तो। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता इसके अंदर एक, ये जो डब्बा है ना, ये ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल क्या बताया मैंने? एक थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ऑर्बिटल 3D space in which probability of finding electron is maximum। probability of finding electron is maximum। ठीक है,
इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा जी? ऑर्बिटल। कुछ दिक्कत परेशानी इसके अंदर मुझे नहीं लगता आपको कुछ होनी, ठीक है? अच्छा, अगर मेरे बेटा L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? SO, P को। L की वैल्यू 1 किसे रिप्रेजेंट कर रही है बेटा जी? P को। और P क्या हो जाएगा मेरा? 2 इंटू 1 प्लस 1। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसे मैं कहता हूँ बेटा जी Px, Py और Pz। ठीक है? Px, Py और Pz। कोई डाउट? ठीक है। अगर L की वैल्यू 3 होती है, 2 होती है तो L की वैल्यू 2 किसे रिप्रेजेंट करती है? D को। और D की वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा जी? 5। 2 2 4 प्लस 1 5। ठीक है? तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? 1 2 3 4। ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएंगे 5 ऑर्बिटल, जिनका नाम है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, कुछ नहीं है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, दिक्कत तो नहीं है कोई इसमें? चलिए, अगर मैं L इज इक्वल्स टू 3 की बात करता हूं, अगर मैं L इज इक्वल्स टू 3 की बात करूंगा तो उसके लिए L इज इक्वल्स टू 3 किसके लिए होता है? F के लिए। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। यानी कितने ऑर्बिटल? 7 ऑर्बिटल भाई साहब। ठीक है, तो उसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स। 7 है भाई। क्या नाम होता है इसका? एफ एक्स क्यूब। ठीक है, इसका क्या नाम होता है? एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां ऊपर बना देता हूं बाकी के दो, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट कौन सा होता है? एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई जेड। तो 7 ऑर्बिटल्स इसके होते हैं एफ के। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो इसके अंदर एक एक ऑर्बिटल, इसके अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर कितने हो गए बेटा जी? 7 ऑर्बिटल्स हो गए। कितने हो गए? 7। ठीक है, चलिए, तो यहां से मुझे क्या पता चल गया? सबसे पहले मैंने क्या देखा? अच्छा, ये मेरा शेल होता है 1 2 3 4। ठीक है, फिर मैंने क्या देखा? सब शेल होते हैं, एसपीडीएफ। अच्छा, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ठीक है, सब शेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ये भी मुझे पता चल चुका है। ठीक है, ये भी मुझे पता चल चुका है। क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, होता क्या है कि जो पहला शेल है, जो हमारा एस सब शेल होता है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो हमारा पहला सब शेल होता है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो एरोस हैं, ये समझिए इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके अंदर कितने बेटा जी? इसके अंदर बताइए तो। इसके अंदर 3 डब्बे हैं, यानी 3 ऑर्बिटल है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। तो यानी पी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, डी सब शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक के अंदर आ सकते हैं 2, तो 5 है, तो कितने हो जाएंगे? 10। तो मैक्सिमम डी में आ सकते हैं 10। ठीक है, और अगर मेरा एफ है तो एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, तो 7 2 जा कितना हो गया? 14। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एफ के अंदर? 14। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी बताइए तो जरा। समझ में आया नहीं आया ये? चलो जी, ठीक है, तो यहां से मुझे किसके बारे में पता चल चुका है? मुझे ऑर्बिटल्स के बारे में भी पता चल चुका है। ठीक, चलिए, ये सो जो सारे नोट्स हैं, मैं आपको कहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ? टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये जो आप पढ़ रहे हैं, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना है, वेदा 11 ही। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट है तो वेदा 11 ही, और क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो वेदा 12 ई।
ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको ज्वाइन करने के बहुत से फायदे मिलेंगे। डेली पीडीएफ, क्विज, डिस्कशन, डाउट्स एंड पोल्स मिलते हैं जो आपकी पढ़ाई के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक बेटा जी, चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर वी हैव कंप्लीटेड, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वांटम नंबर जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, क्लियर। तो जो हमें किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक स्पिन के बारे में, मैग्नेटिक स्पिन के बारे में हमें बताता है और बहुत आसान है। इसकी जो वैल्यू है -L2 + L जाती है, +L। ठीक है, तो जो s के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसके लिए m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा जी 0। उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा उसकी वैल्यू होगी बेटा 0। ठीक है, अच्छा p के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए l की वैल्यू कितनी होगी बेटा जी 1, तो m की वैल्यू कहां से कहा जाएगी -1, 0 और +1, px py pz। ठीक है, अच्छा d जो है l की वैल्यू होती है 2, तो कहां से कहां जाएगी -2, -1, 0, +1 और +2, तो dxy dyz dzx स्क्वायर। ठीक है, dxy dxy dyz dx स्क्वायर -y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, और वहीं मैं f के बारे में बात करूंगा तो l की वैल्यू कितनी होती है बेटा जी 3, तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब। ठीक है, एफ एक्स इंटू जेड स्क्वायर -y स्क्वायर। ठीक है, एफ वाई इज एफ जेड एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर, और वहीं एफ वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर -x स्क्वायर एंड डी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सातों के सात ऑर्बिटल्स यहाँ पर हैं, उनका मैग्नेटिक स्पिन जो है क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके सामने है और इसकी वैल्यूज ऐसे होने। अब हमारा लास्ट बचा है, लास्ट क्वांटम नंबर है। ठीक है, जो है स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा ये बता दूं आपको, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस वाज गिवन बाय लैंड्स। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, s से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको दिया था पॉली ने, जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है, तो वो कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैल्यू या तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू या तो +1/2 होगी या -1/2 होगी। ठीक है, +1/2 क्या बताता है, क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, और जो ये -1/2 हुआ ये क्या बताएगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हमें बताने वाला। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी इसके अंदर, तो ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर है जो हमारा होता है उसकी वैल्यू दो ही होती है, तो +1/2 या -1/2। एक इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ठीक है, आई बात समझ, चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू अलग अलग होगी, ये बात जरूर ध्यान कर लीजिए। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कि एक इलेक्ट्रॉन ए एटम ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन बी एटम ने दिया, दोनों शेयर हुए और क्या करने लग गए, बॉन्डिंग कर ली। लेकिन कभी आपने सोचा नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन पास आए तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। वो रिपेल क्यों नहीं करे थे बेटा, उसका रहस्य ये था कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन जो है क्लॉकवाइज है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है। इस वजह से ये सारा खेला चल रहा था, इस वजह से उनके बीच में रिपल्शन नहीं हुआ और बढ़िया तरीके से बॉन्डिंग हो गई। कोई डाउट, कोई क्वेरी इसके अंदर, क्लियर, आई बात समझ या नहीं। ये देखिए, ये है हमारा वेदा एकेडमी का ऐप। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे जबरदस्त फीचर्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो सभी फीचर्स को यूज कीजिए और अपनी पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से करते रहिए। ठीक है, साथ ही आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना है बेटा जी। मैंने अभी आपको बताया, ये जो नोट्स है आपको वहीं मिलेंगे। रोजाना हमारी लाइव क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे, 6 के 6 दिन, संडे को छोड़ के हमारी लाइव क्लासेस हो रही हैं। लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर।
ठीक है? इनफैक्ट आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की, में आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आपको लाइव सेशन चाहिए, समझना है आपको, ठीक है? तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर बताएँ। यहाँ टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर हमारा 1 टू 1 कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? 1 टू 1 इंटरैक्शन होती है। कोई भी डाउट है, कोई भी बात करनी है, हम लोग आपके साथ हैं। हमसे बताइए ज़रा, शेयर कीजिए। ठीक है? चलिए बेटा। हम लोग यूट्यूब के साथ-साथ आपसे जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पर भी, आप हमें इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव कंटेंट आपका वेट कर रहा है, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए। क्लियर बच्चा? चलिए, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया और अलविदा।